अगर समझ जाता है कोई भी शख्स किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, थीम समझना ज़रूरी होता है। थीम के बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती याद रखने की। ये एक बेहतरीन फार्मूला बताया इन्होंने, और बाकायदा इनके अम्मी अबू भी आए हुए थे। वालेकुम नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप ही तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मीट गूगल बॉय कौटिल्य पंडित। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है मीट गूगल बॉय। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मीट गूगल बॉय कौटिल्य पंडित। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मीट गूगल बॉय कौटिल्य पंडित, एपिसोड 69 से स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, वो अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं उसमें से सबसे कम एज इनकी है। उनको आप सब गूगल बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू कौटिल्य पंडित। अरे प्लीज बैठो। आपकी एज कितनी है पहले तो ये बता दो। तो अभी करंटली आई एम 14 ईयर्स। जी। आपको पता है यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उसमें सबसे कम एज आपकी है अभी। लेकिन सर मतलब जितने भी लोगों से अब तक मैं मिला हूँ आपकी एज के, मतलब 40-50 साल के या 30 इयर्स के, आपके जितने भी शोज देखे हैं उनमें मेरे को तो सबसे कम उम्र के आप लगे हो। अरे ये बताइए मेरे को कि आपकी ये शुरुआत कैसे हुई? जब मैं 5 साल का था तो मुझे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। फिर ऐसे ही था कि मैंने 10-15 दिन में ही मतलब लिखना पढ़ना, लाइक ऑल द अल्फाबेट्स एंड एवरीथिंग आई लर्न देम। तो उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों की बात है, तो मेरे पापा जी एक स्कूल रन करते हैं छोटा सा गांव में, तो वहां पर मैं पढ़ता था। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं करनाल। अच्छा जी। तो वहां पर एक जैसे हॉलिडे होमवर्क देते सबको एक जनरल कि आपको जो वर्ल्ड मैप होता है, एटलस होता है, अगर जिन जिन को अच्छा लगता है आप वो करके आना, आप मतलब उसे समझ के आना। तो फिर ये मेरे दादाजी ने कहा, फिर पापा जी ने कहा कि तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पहले ही दिन मैंने देखा तो आई गॉट इनटू इट एंड आई लर्नड इट। मैं उसमें सवाल पूछता गया और जितने भी मेरे कुछ भी मन में रहता तो वो सब आता गया, एंड विद इन 20 days or something आई गॉट यूज टू इट। और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। एंड जितना भी वर्ल्ड मैप वगैरह इस टाइप की रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वो सभी मुझे मतलब थिंग्स वर वेरी इजी फॉर मी। एंड उसी के बाद से लोग कहते गए कि नॉलेज बढ़ता गया, और तब से मतलब यही है कि सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भी नई चीज़ मिलती है, लाइक करंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 11th grade, बट आई एम लर्निंग थिंग्स लाइक एस्ट्रोफिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आई एम नॉट वेरी इनटू इट, बट आई लाइक टू स्टडी इट। एंड जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसके अंदर कोई नई चीज़ देखने का प्रयास करता हूँ और कोई नया सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा क्वेरीज, जितनी भी ज़्यादा माइंड के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन आता है, आई ट्राई टू गेट इट फॉरवर्ड, और वैसे ही सारी चीज़ें आसान होती रहती हैं। आई ट्राई टू डेल्व माई सेल्फ डीप इन टू इट, क्योंकि कोई भी फील्ड इस टाइप का, आई थिंक दैट दे नीड वन थिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज़ क्वेश्चनिंग। क्योंकि जितने ज़्यादा आप अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो वही है कि मैं अभी भी क्वेश्चंस नए ढूंढ रहा हूँ, जवाब उनके मिल ही जाएंगे। बस ये है कि जितने ज़्यादा और नए और अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास आते गए और आते हैं, उनसे मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स में वेव पार्टिकल थ्योरी है। जी सर। तो उसको आपने स्टडी किया होगा। हाँ, जैसे कि वेव पार्टिकल थियरी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, वो सब, हाँ वो सब अभी धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। और स्पेशली अभी तो मैं एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। और जैसे कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, तो या फिर माइक्रोवेव रेडिएशन है, बैकग्राउंड रेडिएशन, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इंट्रीग करती हैं, और इनके बारे में मैं कुछ रिसर्च पेपर्स और अलग अलग चीज़ें अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो जीरो पॉइंट फील्ड के बारे में भी आपने कुछ स्टडी करी है? नहीं, अभी ज़्यादा नहीं। अभी मैं जनरली जैसे अभी मैं टाइप 1A सुपरनोवा और उनके जो एक्सपेंशन है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, उनके बारे में अभी मेरी रिसेंट स्टडी चल रही है। मैंने आपकी यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक न्यूज़ एंकर आपसे कुछ पूछ रही थी और आप एक एक करके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। तो क्या अभी भी आप उस तरह से सवालों के जवाब दे सकते हैं? कोई भी आपसे कोई भी कैसा भी सवाल पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं? क्योंकि ऐसा है कि नॉलेज तो एंडलेस है और सब कुछ तो कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा मतलब अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उतना ज़्यादा क्या है, जितना ज़्यादा आप नॉलेज ग्रहण करते रहते हैं उतना आपका माइंड एक तरह की मैग्नेट की तरह बन जाता है। और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ वो आपको
आती रहती है। और ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं भी पता होती और मैं उनको सीखता हूँ। अगर मानो कोई नई चीज़ मेरे को आज पता चलती है तो मैं उसे सीखूंगा और दैट वुड बी लाइक ग्रेट फॉर मी। तो कोई भी चीज़ आई ऑलवेज लाइक टू एंटरटेन एंड गेट न्यू आंसर्स एंड न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि उसी से ही एक नया फील्ड, एक नया पर्सपेक्टिव मेरे लिए ओपन हो जाता है। एक्सेलेंट जी। तो अब एक काम करते हैं, आप में से किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो वो आप इनसे पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम यूनिवर्स को जान सकते हैं कि वो कितना बड़ा है, या हम अभी तक जान पाए हैं? जी, क्या तो- क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको नापने के लिए? जैसे कि हमने सुना है कि लाइट ईयर्स होते हैं, जी जी। पर वो कितना बड़ा है क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, या हम एक्चुअली में उसे प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं क्या? तो जो यूनिवर्स की जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी थी वो एडविन हबल ने दी थी, और उनके अकॉर्डिंग जो अभी यूनिवर्स की जो एज है वो नियर अबाउट 13.9 बिलियन ईयर्स है, और उसी रेट से अभी एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स जो अभी हमारी थ्योरी है यूनिवर्स के, जो मोस्टली एक्सेप्टेड है, दैट इज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। अभी के हिसाब से एक हबल कांस्टेंट होता है दैट इज 65 मेगापास्क। तो जो डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है दैट इज h टाइम्स d, तो वही 13.9 बिलियन टाइम्स लाइट ईयर। तो इतना भी हमारा एक एस्टिमेशन है कि इतना यूनिवर्स हो सकता है। जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखी है, क्या आप भूलते नहीं है चीज़ों को, या भूलते हैं? कब रिवाइज करते हैं? हम पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज करना पड़ता है, अगले हफ्ते भूल जाते और हैं। रिवाइज करने के आपके बाद भी साथ भूल ऐसा जाते हैं। एक्चुअली ऐसे ही होता है है ना? यस सर। अगर आप किसी चीज को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसकी एक आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है और फिर आपको उसे ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहती। तो वही है कि किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो इन्फॉर्मेशन इज जस्ट like I think that information is not the main part. If you understand the thing properly, फिर आपको वो सारी चीजें आसानी से याद रहती है, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। सर पूछ रहे थे, बोल रहे थे ना कि मैं मैटर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इनका मतलब सबसे पहले किसने बताया था इनके बारे में? तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, तो यार 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने करी थी, और प्रोटॉन जो मिला था वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमने डिड्यूस किया था। और चैडविक ने, मतलब जेम्स चैडविक ने जो बेरिलियम की, मतलब जो रेडियो एक्टिव सोर्स से डीके को स्टडी किया था, उससे न्यूट्रॉन के बारे में पता चला था। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भैया, कुछ अच्छा पूछो। थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछो। क्या पूछ रहे हो आप लोग यार? टोटली। मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जितने सेलिब्रिटी से मिलते हो, तो आप इतने जो मिलने से पहले जो बात करने का जो होता है नर्वसनेस, इसको कैसे दूर करें? आप जैसे संदीप सर से बात कर रहे हो और बड़े बड़े आप सेलिब्रिटी से मिले हो, तो आप किस तरह से इतना एक्सपीरियंसली आप बात कर लेते हो किसी से? देखिए, जैसे आज मैं यही सोच के आया था कि मैं संदीप सर से मिलूंगा और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि संदीप सर आएंगे और मेरे से पूछेंगे चल ये बता, और फटाफट अगर कुछ गलत बताया जाए तो एक थप्पड़ मारेंगे। ऐसा तो होगा नहीं ना। मतलब प्यार से बात करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे, कुछ अच्छा नई चीज़ शेयर करेंगे। तो वही है कि आप मतलब एक फ्री एंड पे रहें, और जहाँ पर भी आप मतलब अपने से आप सच जो है वो एक्सपेक्ट करें कि अगर मैं कहीं से सच बोल रहा हूँ तो थिंग्स वुड गेट ईजी, और मेक इट ईजी इन योर ब्रेन। और हर जगह से अगर आप कुछ अच्छा सीख करने की कोशिश करते हो, ट्रुथफुल रहते हैं, तो आप में नर्वसनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, और ये बस चला जाता है, जस्ट मिराज। तो बस संदीप सर हैं आज, है आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप सभी से आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ऐसा कुछ एक अपना परसेप्शन रखिए और फिर सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो उसका कैसे पता लगता है कि वो कब लगेगा और किस टाइम में लगेगा, या कितना, उसका कैसे पता लगता है? ये तो पता है कि वो क्यों लगता है, बट इसका कैसे पता लगता है कि अब लगेगा, या कैसे, उसका क्या होता है? तो खैर ये जो टेक्नोलॉजी थी एस्टिमेट करने की कि कब सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स या कोई भी सेलेस्टियल मूवमेंट होगी, ये तो आज से मतलब कई हज़ार साल पहले ही डेड्यूस हो चुकी थी। और इसका रीज़न यही है कि ऑब्जर्वेशन से हम एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। एक पैरेलैक्स एंगल आपने पढ़ा होगा कि उससे हम मतलब ये एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, और उससे ही हम डेड्यूस कर सकते हैं कि कितना रेडियस है, कि एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फिर एपोजी पेरेजी, फिर केपलर्स लॉ लगा के सेमी मेजर एक्सिस वगैरह निकाल के, तो उससे हम उसका डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, और फिर टाइम पीरियड से हम वी कैन एक्चुअली डिड्यूस इट। और एक नई चीज़ लूनर एक्लिप्स वगैरह के बारे में ये है कि जैसे जैसे आजकल क्या है, जो ड्यू टू टाइडल फोर्सेस मून हमसे हर साल 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो बहुत हज़ारों सालों बाद ऐसा होगा कि सन तो उतना ही रहेगा लेकिन चांद जो है वो छोटा हो जाएगा। तो उसके बाद मतलब एक्लिप्स जो होगी वो जिसे आजकल टोटल होती है उतनी नहीं होगी। तो ये एस्टिमेशन इट इज़ डन बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन। और एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा फील्ड है जो हज़ारों सालों तक
ऑब्जर्वेशन से ही चला। और बहुत सारे पुराने साइंटिस्ट जैसे केपलर, गैलीली, आर्यभट्ट, जितने भी बड़े लोग थे जो पुराने ज़माने के, वे सभी ऑब्जर्व करते थे, उनकी ऑब्जर्वेटरीज होती थी कि कैसे कैसे जो हेवनली बॉडीज़ हैं ये इंटरैक्ट कर रही हैं, कैसे कैसे ट्रैवल कर रही हैं, इनमें क्या चेंजेस हैं, और उन्हीं सभी चेंजेस को एस्टिमेट करके, उन सभी को देख के आज हमने मतलब ऐसी सारी टेक्नोलॉजी को डिड्यूस किया है कि जिससे हम कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं उनका टाइम पीरियड, उनका डिस्टेंस और कैसे वे एक्ट करेंगे। एक्सीलेंट जी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा होता है तो लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस जेनेटिक होता है, काफ़ी मतलब कि उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो आपका इस पर क्या व्यू है कि इंटेलिजेंस, जैसे आईक्यू टेस्ट भी आप बार बार दोगे तो आपका आईक्यू का स्कोर बढ़ने लगेगा उसमें, तो आपका इसमें क्या कमेंट रहेगा कि इंटेलिजेंस के लिए आप क्या व्यू रखते हैं? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी सर। और मैं ये क्वेश्चन के आंसर से पहले एक बार, अगर आपके पेरेंट्स आए हुए हैं, आपके फादर हाँ, आए हाँ, हुए हैं पापा जी यहाँ पर, आए हुए हैं। मैं एक बार उनसे भी कुछ बात करना चाहूंगा। एक बार उनको माइक दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जो बेटे हैं, ये तो सबको पता है कि किस तरीके से चीजों को याद रखते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, क्या आप भी इसी तरीके से चीजों को याद रख पाते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने माइक दिया, और जो आपके आज दीदार हुए, हम बहुत दिनों से कुछ एक गिने चुने शख्सियत ऐसे जिनसे नहीं मिल पाए, उनमें एक संदीप माहेश्वरी थे, और जैसे ही कौटिल्य को पता लगा कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। थैंक यू। मेरे पिताजी भी काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, कौटिल्य भी इंटेलिजेंट है, और हम बीच की पीढ़ी हैं, थोड़ा सा मैं कुछ कम हूँ, ये दोनों दादा पोता थोड़े ज़्यादा बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे को लगता है, जिनकी बात करने के ढंग से, जो इतने ज्यादा, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, मतलब वे कुछ भी पूछ लेते हैं, और मतलब आपको लगता है कि अरे नहीं, ये तो इससे मतलब एज से बहुत ऊपर की चीज़ है, मतलब या तो आप किसी और मूड में होते हो, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम सवाल पूछते हैं, उतना ज़्यादा हमारे अंदर एक मतलब चीज़ों को जानने के लिए एक चाह रहती है, और अगर हम वो उस क्यूरियोसिटी को कर्ब नहीं करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा मतलब वो बाद में सवाल पूछता है, उसके एक इंक्विजिटिव ब्रेन रहता है, और क्यूरियोसिटी समथिंग दैट drives this intelligence, and I don't think that there is such a great involvement of IQ and genetics. लेकिन हाँ, अगर आपका मन है कि कोई चीज़ जानने का, कोई चीज़ करने का, then it's all about will power, और कितना आप उसमें टाइम डिवोट करते हैं, कितना आप क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से काम करते हैं। बिकॉज इवन रिचर्ड पी फाइनमैन सेड, इट रियली डजंट मैटर कि हाउ मच यू नो, बट इट मैटर्स कि आप कैसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और कितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कितना नॉलेज आपके पास है। इट रियली डजंट मैटर अनटिल एंड अनलेस यू ट्राई टू यूज़ दैट नॉलेज, और आप उस नॉलेज से कोई नई चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, और कोई नई चीज़ तभी आ सकती है जब आपके पास कोई नया सवाल होगा। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि क्यूरोसिटी हम सबके अंदर होती है। जी सर। लेकिन होता क्या है कि घर में जाकर के हम उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस पूछते हैं, जबकि क्वेश्चंस उल्टे पुल्टे नहीं होते हैं, सामने वाले को समझ नहीं आता है तो उसके लिए उल्टे हो जाते हैं, तो वो उसको चुप करा देते हैं। हाँ, बच्चे को चुप करा देते हैं, और वहीं पे उसकी क्यूरोसिटी मर जाती है। उसके बाद में क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद में वो रटना शुरू कर देता है। रटने में इंटरेस्ट तो आता नहीं है, तो ना तो अब रट पाते हैं ना समझ पाते हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से चले गए। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या बचपन में जब आपने क्वेश्चनिंग करी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे, शुरू में तो आपने अपने पेरेंट्स से पूछा होगा या अपने आसपास में जो लोग थे उनसे पूछे होंगे जी, तो क्या आपको सपोर्ट मिला? क्या उन्होंने आपको एनकरेज किया, या उन्होंने भी आपको यही कहा कि क्या फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहा है? नहीं, जैसे आई थिंक आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि जितने भी मैं सवाल पूछता, कोई ना कोई मेरा जवाब दे ही देता था। और बात शुरू ऐसी होती थी कि मानो कोई घर पे कोई बात चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर, मानो दे टॉकिंग अबाउट के एक इकोनॉमिक क्राइसिस है देश में, तो मैं उसके अंदर मैं सुनता रहता था, या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, कोई स्पेस मिशन जा रहे, मैं सुनता रहता था, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, और वैसे ही मेरे जो भी सवाल आते, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट देयर आंसर्स। और मानो अगर मेरे को उसका जवाब नहीं भी मिलता तो मैं पूरे दिन उनसे पूछता रहता। तो एक तो मैंने भी कसम खा रखी थी कि जवाब तो चाहिए ही, तो मैं खाते हुए भी यही पूछता, नहाते हुए भी यही पूछता, और जो भी काम करता मैं मतलब मेरे दिमाग में वही रहता जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता। तो ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं आई, और मेरे को जल्दी ही जवाब मिल गया। और अगर कोई ऐसा रहता तो मतलब मैं भी ठीक था, और मेरे फैमिली एंड एवरीथिंग दे सपोर्टेड मी रियली वेल। तो यहाँ पे वो जो पेरेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके जवाब देने चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो हमें बोलना चाहिए, हाँ हाँ, विद ऑल दी हम्बलनेस कि भाई हमारे पास में जवाब नहीं है, आप खुद फिगर आउट करो जाकर। मतलब सर जब मैं छोटा था तो इट वाज लीन लाइक 2013 or समथिंग, और तब मतलब यही नेट इंटरनेट बहुत कम था, और तो यही था कि कोई सवाल
मेरे मन में आता और शायद वो नहीं पता रहता, तो मेरे पापा जी एक डोंगल आता था, मतलब वोडाफोन का, बहुत महंगा उसका रिचार्ज था, मतलब ऐसे मतलब अभी चला तो एक वीडियो देखने के बाद ही खत्म हो जाता था तो फिर वो लाते और मतलब मेरा जो भी सवाल रहता मेरे को उसका आंसर मिलता। तो ऐसे ही एटलस आती थी और कई सारी बुक्स थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और अगर कभी मानो पर्सनल मतलब कोई और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आता है, कोई क्वेश्चन आता, तो उसका जवाब मुझे किसी भी सोर्स से मिल जाता। थैंक यू जी, थैंक यू कौटिल्य। ओके, प्लेजर मीटिंग यू। चलो मिलो। जी जनाब, बहुत 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 अमेजिंग, अनबिलीवेबल। मेरे ख्याल में शायद यही वो बच्चा था जिसका हमने एक इंटरव्यू देखा था किसी टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, छोटा सा था, लेकिन अब 14 साल का हो गया है। और वो वैसे ही वीडियो शायद थोड़ी सी 2-3 साल पुरानी थी, जिसमें ये हर चीज़ का जवाब दे रहा था। और इसके अब्बू बता रहे थे कि ये सवाल पूछता था, गूगल मैप देखता था, उसके अंदर कंट्री का पूछता था, ये कौन सा कंट्री, ये कौन सा कंट्री। मतलब इसके अंदर शुरू से बचपन से ही सवाल पूछने की एक उत्साह कहेंगे, एक लगन कहेंगे, एक जस्तुजू कहेंगे, ये इनके अंदर पैदाइशी थी कि मतलब ये भी मुझे पता हो, ये भी मुझे पता हो। और मैं ये समझता हूँ जितने भी लड़के लड़कियों ने इनसे जो सवाल किए, वो मतलब एक तरह से कोई टिप्स लेना चाह रहे थे या वजह पूछना चाह रहे थे। सबसे पहला मैं कहूँगा कि 50% से ज़्यादा तो ये गॉड गिफ्टेड होता है। इंसान के अंदर जो नेचर होती है किसी चीज़ को जानने की, जस्तुजू, लगन, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, किसी के अंदर बहुत कम होती है, किसी के अंदर बिल्कुल नहीं होती। तो इनके अंदर जो ये टैलेंट है चीज़ों को जानने का, देखिए जब तक आपके अंदर किसी चीज़ की तलब ही नहीं होगी, जब तक आपको एक दिलचस्पी नहीं होगी। ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्ती वो कुछ पूछते भी, पूरा हमने भी स्कूल पढ़े हैं, कॉलेज पढ़ा है, पूरा बल्कि मैं तो ये समझूंगा कि पूरा स्कूल ख़त्म हो जाता है कि कई ऐसे बच्चे भी निकलते हैं जिन्होंने कभी सवाल ही नहीं किया होता। मतलब उनका हिम्मत ही नहीं होती, या उनके दिल में, दिमाग में, जहन में कोई ऐसा सवाल आता ही नहीं है उसका सवाल कि यार इसका ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। वही बच्चे हमने देखा है जो फर्स्ट आते हैं, जो नंबर लेते हैं, जिनके अंदर सवाल करने की आदत होती है। और सबसे अच्छी बात, किसी भी चीज़ को आपको याद नहीं रखना है, किसी भी चीज़ को आपको समझना है। अक्सर मेरी लोगों से यही बहस हो रही होती है। मिसाल के तौर पर जैसे ड्रामा शूट हो रहा होता है, ड्रामे की शूट के अंदर क्या होता है कि डायलॉग याद करने पड़ते हैं। एक सीन होता है, एक स्क्रिप्ट, दूसरा स्क्रिप्ट, तीसरा स्क्रिप्ट। अगर कोई भी शख्स, कोई भी लड़का अपना सीन शूट करवा रहा है, उसकी सिचुएशन को समझ गया, अगर समझ जाता है कोई भी शख्स किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। थीम समझना ज़रूरी होता है। थीम के बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती याद रखने की। ये एक बेहतरीन फार्मूला बताया इन्होंने। और बाकायदा इनके अम्मी अबू भी आए हुए थे, उनसे भी बड़ी अच्छी गपशप हुई। तो वाकई ये एक तरह से ख़ानदानी भी होता है, लेकिन किसी में कुछ ज़्यादा आ जाता है, किसी में कुछ कम होता है। कोई भी नेचर होती है वो कहीं ना कहीं से आती ज़रूर है, नेचर में भी ख़ानदानी। लेकिन इन्होंने तो यकीन करो, मैं कहूँगा कमाल कर दिया। इस वक्त इनका कॉन्फिडेंस, इस वक्त इनका बात करने का अंदाज़, यकीन करें मैं हैरान हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल बहुत ही इनके मुकाबले में अपने आप को बच्चा समझ रहा हूँ, जिस तरीके से, जिस अंदाज से, जिस लेवल से ये बात कर रहे थे। अच्छा, आ जाते हैं जितने मुंह उतनी बातों पर, यानी कि कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। अक्सर मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ तो सीखी है कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। सिचुएशंस, हालात और औकात के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये कहते हैं क्वेश्चनिंग करने से बहुत ज़्यादा आपको समझ आता है, आपको आंसर्स मिलते हैं, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है जो आपके अंदर होती है, उसको एक तरीके से फूड मिलता रहता है, वो हमेशा कायम दायम रहती है, वो कभी मरती नहीं है, वो कभी शांत नहीं होती। और आपकी तजस्सुस, आपके अंदर जो एक ये वाला जो पॉइंट है, ये इंटरेस्ट, ये ऑब्जर्वेशन हमेशा रहना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं अपनी खुद लाइफ की बात बताती हूँ कि मेरे स्कूल के जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कुछ भी नहीं करते थे, इतने नाकारा कि ना टाइम पे उनका कोई टेस्ट अच्छा होता था, ना टाइम पे उनका कोई असाइनमेंट होता था, ना टाइम पे उनका होमवर्क होता था, ना टाइम पे उनको कुछ याद होता था, कोई स्ट्रक्चर उन्हें समझ में आता था, इंग्लिश उनको बोलनी नहीं आती थी, पीएससी के हवाले से उनको कोई खास जानकारी नहीं थी, मैथ्स उनको नहीं आता था, फिजिक्स उनके नहीं पल्ले पड़ता था, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री कहते थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी आज उन जगहों पे बैठे हुए हैं कि मैं हैरान हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है इसके पीछे। और दूसरी बात यह है कि दिमाग, ऑब्जर्वेशन, एक चीज़ से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगी, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ऑब्जर्व करना। ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं सवाल नहीं करता था, घर में जो टॉपिक चल रहा होता था, जैसे इकोनॉमी का टॉपिक चल रहा है, तो मैं उसको बड़ा ऑब्जर्व करता था।
मैं उसको सुनता रहता था, मैं समझने की कोशिश करता था क्या बात हो रही है, क्या क्राइसिस है, कैसे वो है। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें सिर्फ सुनकर, समझकर, ऑब्जर्व करके ही बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाती है। अब आते हैं इनकी पर्सनालिटी की तरफ। इतनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी से ज़्यादा बात करते हैं बोलने का अंदाज़। यार ऐसा वे ऑफ टॉकिंग बिलियंस में से किसी एक का होता है। इतना कॉन्फिडेंस कि मैं शायद कहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में, अभी मैं जिस एज में हूँ 22-23 साल की हूँ, इस साल में, इतने सालों में मैंने ऐसे लोग 2 से 3 देखे अपनी लाइफ में, बस। इतने कॉन्फिडेंस वाले, इस तरीके से बात करने वाले, इतनी प्योर हिंदी बोल रहे थे। जब हिंदी बोलते थे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते थे, बहुत प्योर। जब इंग्लिश बोलते थे तो ऐसा लगता था इतना कमांड हासिल है उन्हें इंग्लिश पे कि इंग्लिश बोलते चले जाते थे। मतलब एक 14 साल का बच्चा, हमारे यहाँ 14 साल का बच्चा इंग्लिश का कुछ वर्ड समझ भी नहीं पाते, उनको बाकायदा मीन बताना पड़ता है कि बेटा मैं आपसे ये कह रही हूँ, बेटा मैं आपसे ये कह रही हूँ। तो मैं हैरान हूँ कि इस धरती में, इस कायनात में ऐसी शख्सियत मौजूद है। मैं काफ़ी देर से शॉक्ड हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग हो सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि इंडिया में ऐसे बच्चे इतने जीनियस, इतने काबिल, इतने स्किलफुल। अच्छा, उनके पेरेंट्स, उनके फादर खुद कह रहे हैं कि इनके दादा बहुत इंटेलिजेंट थे और ये खुद बहुत हैं, यानी कि मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ। लेकिन जब भी ये मुझसे कोई क्वेश्चन करते थे तो मेरी कोशिश होती थी, इससे पहले जिस प्रोग्राम में हमने इनको देखा था और इनका वीडियो देखा था, बाकायदा रकबा बता रहे थे कि यहाँ का रकबा, इनसे किसी स्टेट का रकबा पूछा गया था, इनसे किसी जगह का नाम पूछा गया था, इनसे कंट्रीज़ के हवाले से इसका कैपिटल कौन सा है, इस जगह का नाम बताइए, फेमस जगहों के नाम पूछे गए थे, पूरी दुनिया के मैप के बारे में कुछ भी पूछ लिया गया था और इन्होंने सब बता दिया था। मुझे आज भी याद है, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो। और आज मैं इनको जिस तरीके से देख रही हूँ तो इनके फादर ये कह रहे हैं कि जब ये बचपन में मुझसे कोई भी क्वेश्चन करते थे ना तो मैं इनको आंसर देता था। और इन्होंने एक और एडिशनल बात बताई कि मैं भी अपने टाइम पे, मतलब अपने नाम का पक्का बंदा था, यानी मैं पीछा नहीं छोड़ता था। यानी कि ऐसा होता है ना कि हम किसी बच्चे को झिड़क दें कि यार तुम क्या फालतू बकवास कर रहे हो, फजूल बातें नहीं करो, जाओ अपना काम करो, मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो। तो अगर ये इकोनॉमिक्स से सवाल कर रहे हैं या ये एस्ट्रो से सवाल कर रहे हैं, कोई भी XYZ कोई भी क्वेश्चन लेके जाते तो ये कह रहे हैं मैं अट्टल हो जाया करता था, जब तक मुझे आंसर नहीं मिलेगा मैं नहीं लूँगा। मैं खाते टाइम वो पूछ रहा हूँ, मैं सोते टाइम वो पूछ रहा हूँ, मैं उठते टाइम वो पूछ रहा हूँ, मैं बैठते टाइम पूछ रहा हूँ। तो मैं इन शॉर्ट अगर इनकी जीनियस को बताने की कोशिश करूँ कि ये इतने जीनियस क्यों हैं, ये इस तरीके से कैसे कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर ये जो दिलचस्पी है, किसी भी चीज़ को जानने की एक तजस्सुस है, ये है जो आज इनको इस मुकाम पे लेकर आई है। और ये पीछा नहीं छोड़ते। बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने कि मैं हमेशा ऑब्जर्व करता रहता हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम लेकर, जैसे आर्यभट्ट का इन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं जिनको मैंने पढ़ा है तो मैंने उनको भी देखा है कि वो अक्सर हर चीज़ एस्ट्रो के हवाले से जब बात कर रहे थे कि वो ऑब्जर्व करते हैं, वो एक एस्टिमेटेड चीज़ें बताते हैं, वो आइडिया लगाते हैं, वो मतलब मफरूज़े कायम करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और अब जाके हमने इतनी तरक्की करी कि हम चीज़ों के बारे में, अच्छा जितने भी क्वेश्चन किए गए, मैंने ज़रा सा ये नहीं देखा कि ये नर्वस हो गए हो, मैंने ज़रा सा नहीं देखा कि ये हेजिटेट हो गए हो, ये छिजा गए हो, या कोई सवाल का जवाब देने में इन्होंने लम्हा भर भी लगाया। हम होता है ना अक्सर कोई सामने से, हमें तो नहीं पता कौन सा क्वेश्चन करने वाला है, तो हम थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर करने के लिए 1-2 सेकंड ले लेते हैं। आपको याद होगा इंग्लिश की एक टीचर आई थी, उन्होंने एक वीडियो में बोला भी था कि जवाब देने से पहले आप थोड़ा सा वक्त मांग लें। तो मैं हैरान हूँ कि वो सवाल करते थे और ये फ़ौरन जवाब देते थे। 1-2 को तो इन्होंने कह दिया बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तो 9th क्लास का है, ये तो 10th क्लास का है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो मैं बहुत हैरान हूँ कि वाकई फीड करना, इतनी सारी नॉलेज को फीड करना, और वाकई इन्होंने खुद सॉल्यूशन भी बता दिया और उन्होंने रीज़न भी बता दिया कि जब आप किसी चीज़ को समझते हो, जब रट्टा नहीं मारते हो, तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। कॉन्सेप्ट को बिठाने की कोशिश करो, रट्टा नहीं मारो। नर्वस होने की बात भी मैंने जवाब दे दिया कि मैं नर्वस क्यों होगा। मुझे पता था संदीप जी मुझे एक थप्पड़ थोड़ी मारेंगे अगर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वाकई आप जवाब दो, कोई भी क्वेश्चन आया आप उसका आंसर करो, नहीं आता मना कर दो, कुछ नहीं, बाद में आप पढ़ो उसके बारे में। आज माशाल्लाह से ये जिस मकाम पर हैं, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि इनके वालिदैन का भी बहुत बड़ा किरदार है। मैं बिल्कुल एक बात बिल्कुल सच कहने लगा हूँ कि अगर इनके वालिदैन समझदार नहीं होते तो शायद इन्हें अब अगर तस्कीन नहीं मिलती ना, ये शायद बेचैन हो जाते, बहुत परेशान हो जाते, बिल्कुल अपनी अलग दुनिया बसा लेते, पता नहीं क्या करते। नहीं पता है,
वालिदैन नहीं अगर जवाब देते, वो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि सपोर्टिव नहीं होते थे लोग, मुझे मतलब नहीं समझते थे या मुझे आंसर्स नहीं मिलते थे, तो मैंने गूगल का दूसरी सोर्सेज का सहारा लिया। पागल खाने वाला बोलना तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये है कि ये फिर गूगल करते हैं, ये दूसरी सोर्सेज की तरफ जाते हैं, दूसरों से पूछते हैं, टीचर्स से पूछते हैं। जब बच्चा होता है इंसान, जाहिर सी बात है उसको रास्ते नहीं मिलते या नहीं मतलब किसी तरीके से अगर इनको ये तस्कीन नहीं मिल रही होती जो इनकी खुराक थी जानना, अगर इन्हें खुराक नहीं मिलती तो ये है कि बच्चे की शख्सियत उनके माँ बाप के हाथ में है कि उसे बिल्ड कैसे किया जाए या उसे डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। अच्छा, कहते हैं कि 4 साल के अंदर ही अंदर बच्चे की शख्सियत बन जाती है। तो माँ बाप का बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को जो वो जानना चाहता है, जो वो बनना चाहता है, उसकी इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट दें, उसके सवालों के जवाब दें। बिल्कुल। तो माँ बाप अच्छा, 2013 की बात बता रहे थे, कहने लगे जब नेट बिल्कुल भी अवेल नहीं होता था और बड़ी मुश्किल से वोडाफोन का बताने कोई पैकेज होता था जो एक वीडियो में ही ख़त्म हो जाया करता था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस था चीज़ों को लेकर, सवालों को लेकर, जो मेरे पेरेंट्स मुझे जवाब नहीं दे पाते थे, तो मैं बाकायदा वो पूरा ख़त्म कर दिया करता था, उसमें लगा पड़ा रहता था। अच्छा, 2013 में ये हार्डली 4 to 5 ईयर्स के होंगे, मतलब कोई बहुत बड़ा बच्चा तो नहीं था, छोटे ही बच्चे थे। लेकिन मैं जहाँ तक इनको समझ पाई हूँ, मेरा एक मौके पर, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अलग अलग सोचते हैं सब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से अपने आप को सेटिस्फाइड करते, कहीं ना कहीं से ये अपने सवालों के जवाब निकालते। अगर पेरेंट्स नहीं भी देते, अपने फ्रेंड्स से, अपनी टीचर से, अपने गूगल, फेसबुक, जो भी है, जो भी सोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं से ये वो निकालते हैं। और एक इंसान को कहीं पहुंचना होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कुदरत उसे चुनती है। जैसे हम मोदी जी के हवाले से भी हमेशा बात करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि मैंने कभी प्लानिंग नहीं करी, मैंने कभी नहीं सोचा था फ्यूचर के बारे में। तो किसी इंसान को किसी प्लेस तक पहुँचना है तो वो होता है ना, पूरी कायनात उसके लिए कोशिश करती है, उसके लिए एक तरीके से राय का नहीं जाने देती, उसकी काविशों को, उसकी मेहनत को, और उसको सपोर्ट करने लग जाती है। तो इनको अगर इस मुकाम तक आना, तो और अब तो मुझे तो ऐसा लगता है बहुत ब्राइट फ्यूचर है, 14 साल के आगे तो बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं। मैं अभी ड्यूरिंग द वीडियो यही सोच रही थी कि अब तो अभी इतने छोटे से हैं और इतनी फेमस हो चुके हैं, वायरल हो चुके हैं, सब जानते हैं इनको, हम तक जानने रहे, तो आगे जाके ये कितना फेमस होंगे और क्या करेंगे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।